हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक तो स्टैटिक मींस एट रेस्ट। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट पे होंगे उस स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलने वाले हैं, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक छोटा सा एग्जांपल है, जब कभी भी हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करेंगे, राइट, तो वहां पर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्ट ऑपोजिट चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे कि जो ग्लास है, ग्लास रॉड पे कोई अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और सिल्क क्लॉथ पे कोई अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो आफ्टर रबिंग दे possess इलेक्ट्रिक चार्जेस, राइट। दिस प्रोसेस इज नोन एज electrification electrification, right? So electrification, that is its process name, or we can say electric induction, right? Charge induction. Now here, can all bodies charge by friction? So answer is no. Only insulator ही फ्रिक्शन से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि ग्लास रॉड और सिल्क दोनों ही इंसुलेटर है, तो दोनों ही चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे, राइट। अगर इसके अलावा मैं कॉपर लूंगा तो फ्रिक्शन की मदद से हम लोग कॉपर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर जो भी चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही होगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन चार्जेस लूज करेंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन चार्जेस लूज कर रहा है जैसे कि यहाँ पर है, तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज गेन कर रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, राइट। नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मतलब कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे कोई भी मटेरियल में वो क्वांटम फॉर्म में होंगे, जैसे कि पैकेट फॉर्म में, राइट। पैकेट फॉर्म मतलब कि 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट। इट इज नॉट लाइक 1.5, 1.25, इट इज ऑलवेज इंटीजर नंबर। सो Q इज इक्वल टू एन के हिसाब से वो चेंज होंगे, और n जो है वो इंटीजर है, E की वैल्यू फिक्स होगी, राइट। तो हम लोग इसके हिसाब से एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो फाइंड कर पाएंगे। जो Q की वैल्यू है वो हमारी 1 कूलम है, एन हमें फाइंड करना है, और ई की वैल्यू हमें पता है, ई 1.6, राइट, इंटू 10⁻⁹ दिस इज द होल वैल्यू। सो उससे उस कैलकुलेशन से हमें पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम के अंदर है। देन मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मेनली। सो कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट, इसको बोल सकते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ओके। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो भी दो चार्ज है हमारे पास, इस फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, राइट। दोनों को हमने सेपरेट किया है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज आर जितना डिस्टेंस है। तो दोनों के ऊपर अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज कितना फोर्स लग रहा है, तो F प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर बिटवीन डिस्टेंस ऑफ देम। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी जो साइन है वो रिमूव कर दूं तो इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर, और साथ में वो जो कांस्टेंट लाएगा वो होगा हमारा के कांस्टेंट Q1 Q2, राइट, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर जो फॉर्मूला है 1/4 वो के की फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू 1/4 इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एप्सिलॉन जीरो, वो एप्सिलॉन जीरो वो वैक्यूम के लिए जो हमने परमिटिविटी ली है, वैक्यूम की परमिटिविटी वो एप्सिलॉन जीरो है। बट अगर हमारे पास अगर मीडियम है तो वो हो गए एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम,
जो भी हमने मीडियम लिया है उसकी परमिटिविटी। सो परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम बोथ आर नियरली द सेम, दोनों ही लगभग सेम है, तो उसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर टू इनवर्स। उसके बाद आता है रिलेटिव परमिटिविटी, कि परमिटिविटी एक दूसरे से कैसे रिलेट करती है, मीडियम से और एयर से। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन मतलब कोई मीडियम की परमिटिविटी और एप्सिलॉन जीरो मतलब कि एयर की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी, क्योंकि दोनों की लगभग परमिटिविटी सेम वैल्यू की है। नाउ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग जो भी रिलेटिव परमिटिविटी है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलेंगे। तो एप्सिलॉन आर एयर के लिए 1 होगा, और उसका दूसरा जो सिंबल है वो है कैपिटल के इज इक्वल टू 1। अर्लियर इट वाज स्मॉल के फॉर दिस इक्वेशन, बट यहाँ पर ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कैपिटल के वाला के है। तो जब कभी भी कोई भी मीडियम में दो चार्जेस के बीच फोर्स लगेगा तो उसकी फॉर्मूला होगी F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो वो उसकी फॉर्मूला हो जाएगी, राइट। नाउ अगर दोनों मैग्नीट्यूड के चार्जेस डबल हो जाएंगे और जो डिस्टेंस है वो हाफ हो जाएगा, तो फिर फोर्स में क्या चेंज होगा। तो यहाँ पर दोनों के चार्जेस डबल है और डिस्टेंस क्या हुआ, हाफ हो गया। सो चार्जेस डबल और डिस्टेंस हाफ, तो डायरेक्ट 16 हो जाएगा उसका मल्टीपल। सो एफ डैश, आवर न्यू एफ डैश इज इक्वल टू 16 इंटू ओल्ड एफ, राइट। नाउ हाँ, तो एयर के लिए ये फॉर्मूला है एफ एयर, मतलब कि दोनों चार्ज को जब कभी भी हम लोग एयर मीडियम में रखेंगे ये तब की फॉर्मूला है, राइट। मीडियम की फॉर्मूला ये रही यहाँ पर। तो पूरे मीडियम में पूरा एयर की फॉर्मूला अंदर आई जाती है, राइट, सिर्फ एप्सिलॉन आर बच जाता है। तो उसी वजह से यहाँ पर एप्सिलॉन आर बच गया, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ एयर अपॉन एप्सिलॉन आर। सो ये उसकी पूरी फॉर्मूला हो गई एफ मीडियम की। तो अगर हमारे पास एफ एयर है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू है, तो हम लोग एफ मीडियम फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि जो भी मीडियम हमने लिया है, चार्जेस को जिस मीडियम में रखा है उस मीडियम में दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स। सो एप्सिलॉन आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो एफ मीडियम लेस देन एफ एयर। अगर वो एक से ज्यादा होगा तो मीडियम वाला जो फोर्स है वो कम हो जाएगा और एयर वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, राइट। सो 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2, सम ऑफ देम इज जीरो। सो अगर दोनों का सम जीरो हो रहा है उसका मतलब ये हुआ कि एक चार्ज है वो नेगेटिव है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, तो दोनों का सम करेंगे तो आंसर जीरो मिल जाएगा, राइट। और इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है दैट इज कूलम। नाउ कम टू द पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो जब कभी भी दो सेम चार्ज, दो लाइक चार्जेस को हम लोग नजदीक लाएंगे तो वो रिपेल करते हैं। तो सिर्फ नजदीक लाने से ये जो चार्जेस है एक दूसरे को रिपेल या फिर अट्रैक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई फील्ड होना चाहिए कि जिससे ये फोर्स लग रहा है, राइट। सो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग उसकी डायरेक्शन होती है, तो वेक्टरली हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज। तो जब कोई भी फोर्स में से चार्ज को डिवाइड करेंगे तो वो डायरेक्ट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका अगर उल्टा लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला पर से मैं उसका यूनिट लिख सकता हूँ। फोर्स का यूनिट है न्यूटन और चार्ज का यूनिट है कूलम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। दूसरा भी यूनिट है दूसरी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, वो है वोल्ट अपॉन मीटर, राइट। क्योंकि एक और फॉर्मूला है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्टेज के डिपेंडेंस पर, और वो है माइनस डीवी अपॉन डी आर। तो ये डीवी इट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डी आर, right, that represent distance. So volt upon distance, right. So V upon meter, that is the unit of electric field. Now electric field due to a point charge की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। सो हमारे पास एक चार्ज है जो कि Q चार्ज है, और दूसरा जो चार्ज है वो 1 कूलम चार्ज है, तो वो पॉइंट चार्ज हो गया। तो दोनों के बीच का फोर्स अगर फाइंड करें तो पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो पहला चार्ज क्यू है, दूसरा चार्ज 1 कूलम है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर स्क्वायर है। सो ये हो गई फोर्स की फॉर्मूला, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो जो यूनिट कूलम वाला चार्ज है उसको हम लोग नीचे रख देंगे फोर्स के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला ही है फोर्स अपॉन चार्ज, तो उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये फॉर्मूला है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्मॉल q। स्मॉल q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है उसकी ये फॉर्मूला है। सो अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो आउटवर्ड होगी, जैसे कि यहाँ पर बताया है, वो बाहर की तरफ फैलेगा। और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी, राइट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फाइंड कर देते हैं। डायमेंशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला जरूरी है, तो फॉर्मूला E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। फोर्स की फॉर्मूला तो एम ए मा, क्यू की फॉर्मूला आई टी फिक्स है। तो फोर्स का डायमेंशन है m1L1T-2, और आई मतलब A1 और T मतलब T1, सो A1 T1। सो इन दोनों का अगर रेशियो फाइंड करेंगे तो लास्ट में हमें मिलेगा E इज इक्वल टू m1L1 A-1T-3, राइट। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। नाउ electric field representation. So by electric force, by Faraday electric force represented by electric line of force. तो इलेक्ट्रिक फोर्स को कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का यूज करेंगे। टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, व्हाई, बिकॉज when they intersect they have two direction, which is not possible. Electric field has only have one direction. इस फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो क्या हुआ, एक डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाएगी और दूसरी डायरेक्शन यहाँ पर जाएगी, तो एक ही पॉइंट पे हमें दो डायरेक्शन मिल रही है, विच नेवर बी पॉसिबल। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। How to represent any uniform electric field lines of force are equally spaced parallel lines. तो यूनिफॉर्म को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए पहले तो उनको पैरेलल दिखाइए, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे से एग्जैक्टली डिस्टेंस पे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल विथ ईच अदर एंड इक्विडिस्टेंट विथ ईच अदर। So this is how we are going to show the parallel electric field, means uniform electric field. Now what is electric dipole? A system which consists of two equal and opposite charges separated a distance. So strength of the dipole is dipole moment. मतलब कि डाइपोल मतलब कि दो पोल, तो दो पोल से बना हुआ जो भी सिस्टम है हम लोग उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। तो प्लस क्यू
और माइनस क्यू, दोनों के बीच का जो कोई भी छोटा सा डिस्टेंस होगा उससे जो सिस्टम बना वो इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो यहाँ पर हमने जो डिस्टेंस लिया है वो 2a लिया। हम लोग कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, इस फॉर एग्जांपल एस डी, राइट। यहाँ पर 2a लेने का भी एक मतलब है कि जिससे हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो वो a और a होगा। अगर मिड पॉइंट से मैं डिवाइड करूँ उसको तो a डिस्टेंस और a डिस्टेंस हो सके, इसीलिए पहले से उसको 2a लिया। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक डायपोल की फॉर्मूला है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे P से, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर P इज इक्वल टू वेक्टर 2a इंटू क्यू चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है। सो यहाँ पर ये जो भी इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में ही फ्लो होगा, मतलब कि उसकी डायरेक्शन होगी। और उसका जो यूनिट है वो है कूलम्ब इंटू मीटर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सो ये हो गई इलेक्ट्रिक डायपोल की बात। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो देखना है। तो पहले तो जब कोई भी हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे उस डायपोल को, तो पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे उसके ऑपोजिट फोर्स लगेगा। दोनों ही चार्जेस की वैल्यू सेम है तो टोटल फोर्स यहाँ पर जीरो हो जाएगा। मतलब हम जो लीनियर फोर्स की बात कर रहे हैं, जो नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, वो जीरो हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है कि टॉर्क कितना लगेगा। सो टॉर्क की फॉर्मूला सिंपल है, वेक्टर टाउ, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज है। यहाँ पर फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, सभी वेक्टर क्वांटिटीज में है। तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, ये टॉर्क की मेन फॉर्मूला है, राइट। सो अगर टॉर्क का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो यहाँ पर क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ एफ साइन, राइट। यहाँ पर मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ एफ साइन थीटा, राइट। तो वो टॉर्क की फॉर्मूला हो जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या किया, वो फॉर्मूला लिखी क्यू ई मतलब एफ जो हमने आगे पढ़ा था, और डिस्टेंस डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का 2a, और साइन थीटा वो टर्म में ही है, राइट। सो क्यू ई 2a साइन थीटा। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एक इक्वेशन इलेक्ट्रिक डायपोल का, वो फॉर्मूला है वेक्टर 2a इंटू क्यू। सो 2a क्यू की जगह पे मैं p लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर p है, तो वो है वेक्टर p वेक्टर e साइन थीटा, दोनों ही वेक्टर फॉर्म में है। तो यहाँ पर साइन थीटा को अगर मैं वापस लिखूँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, क्योंकि साइन थीटा का जो भी मल्टीप्लिकेशन होता है वो स्केलर होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज स्केलर। सो यहाँ पर ये जो हमने बात की पूरी, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग बात की, क्योंकि डायपोल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। अब जब हम लोग डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो तब उसके ऊपर फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा, क्योंकि फोर्स अभी अनइक्वल हो गया, तो वहां पर कुछ ना कुछ नेट फोर्स हमें मिलेगा, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, दो केस लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सियल पॉइंट पे रखेंगे, राइट, और डायपोल को जो भी चार्ज है उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट के मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह होगी, तो हम जो भी डायपोल है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सियल पॉइंट पे फाइंड करेंगे। तो डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सियल पॉइंट पे मतलब कि जैसे कि हमारे पास ये डायपोल है, तो उसको उस डायपोल से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे फाइंड करेंगे। तो ए पॉइंट पे इस डायपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन मिलेगी वो हम फाइंड करने वाले हैं।
So now expression for electric field at axial point. So इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो दोनों के इंडिविजुअल फाइंड करेंगे, पहले प्लस क्यू की वजह से, फिर माइनस क्यू की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंडिविजुअली फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट प्लस की वजह से, राइट, प्लस क्यू की वजह से ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई प्लस इज इक्वल टू, फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो है ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो ये जो डिस्टेंस है वो तो ए जितना है क्योंकि 2a है, ये भी a है, राइट। तो यहाँ पर q और a के बीच का डिस्टेंस हो गया r माइनस ए, तो r माइनस ए होल स्क्वायर, और वो जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग ओ ए होगी, क्योंकि o टू a, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मिड पॉइंट से, राइट, तो o टू a उसकी डायरेक्शन राइट हैंड साइड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब कि ये डायरेक्शन होगी, राइट। तो वो होगा हमारा E प्लस। नाउ E माइनस, तो उसकी डायरेक्शन, तो E माइनस में पहले तो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है, तो एक तो R तो है ही ये वाला, और उसमें ऐड हो जाएगा ये A वाला, तो टोटल डिस्टेंस हो गया आर प्लस ए, और उसकी डायरेक्शन होगी अलोंग ए ओ, टोटली उल्टी डायरेक्शन होगी, क्योंकि माइनस क्यू में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, यहाँ पर आउटवर्ड था तो इसीलिए ओ टू ए था, राइट। तो ई प्लस और ई माइनस दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होगी, क्योंकि माइनस क्यू में तो इनवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस क्यू में आउटवर्ड होता है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए यहाँ पर ई प्लस ई माइनस, यहाँ पर ई प्लस ई माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर मैं उसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर ई प्लस माइनस वेक्टर ई माइनस, ये उसकी रियल फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में हम लोग दोनों ही इक्वेशंस को यहाँ पर रखेंगे, राइट। तो पहली इक्वेशन में ई प्लस मतलब कि ये हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, राइट, 4 पाई एप्सिलॉन 0 हियर, ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट नहीं लिखना है, पहले ई प्लस लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस होल ए स्क्वायर माइनस, फिर दूसरी इक्वेशन q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, अब ई माइनस, तो यहाँ पर है 1 अपॉन आर, राइट, आर प्लस ए होल स्क्वायर, राइट। दोनों में से q अपॉन एप्सिलॉन 0 कॉमन, तो वो कॉमन कर लिया, बाकी जो बचा 1 अपॉन आर माइनस, यहाँ पर दोनों ही प्लस लिख लिए मैंने गलती से, तो यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ, ये माइनस है, राइट, तो यहाँ पर माइनस होगा आर माइनस ए, तो पहला टर्म में 1 अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर सबका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ओके। नाउ पहले ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, तो आर स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर, और ये अब यहाँ पर ऊपर रखेंगे, वहाँ पर एक्सपांड करेंगे, और माइनस भी है, सो माइनस बाहर, और ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस 2ra प्लस ए स्क्वायर, ये उसकी फॉर्मूला होगी, और नीचे डाउन साइड आर माइनस ए होल स्क्वायर आर प्लस ए होल स्क्वायर, उन दोनों को साथ में लिखूंगा, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर अगेन, इट होल स्क्वायर अगेन, राइट, इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट मतलब जो ये नेगेटिव है उसको अंदर रख देते हैं, सो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, राइट, ब्रैकेट
आर स्क्वायर प्लस 2RA प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2RA माइनस ए स्क्वायर, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. Okay, now r square cancelled out, a square cancelled out, so we are left with 2RA plus 2RA. ये इतना ही टर्म बचा, तो टोटल 4RA बचेगा. तो Q अपॉन 4πε0 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज टू होल स्क्वायर. तो ये टर्म हमें लास्ट में रहता है यहाँ पर. तो ये लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला होगी, तो ये उसका सिंप्लीफिकेशन था, राइट. तो Q upon 4πε0 4RA upon r square minus a square whole square using P is equal to Q into 2A. अब मुझे यहाँ पर ये जो इक्वेशन बन रही है ना न्यूमरेटर में, उसमें मुझे P रखना है. तो 4 है, 2 into 2 रख सकते हैं, राइट. सो ये इक्वेशन बदल कर हो जाएगी E is equal to 2P, राइट. एंड बिकॉज ऑफ R is very much greater than A, जहां पर भी हम लोग ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो डिस्टेंस बहुत ही दूर है मिड पॉइंट से, जो चार्ज है उन दोनों के डिस्टेंस की कंपैरिजन में. मतलब कि मिड पॉइंट से चार्ज का डिस्टेंस बहुत ही कम है, और मिड पॉइंट से जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है. तो इसीलिए ये कंडीशन हमें यूज़ करनी पड़ेगी. इसी की वजह से जो इक्वेशन में ए टर्म आता है उसको नेग्लेक्ट करते हैं. तो ए टर्म को नेग्लेक्ट करने से यहाँ पर जो लास्ट इक्वेशन बचती है वो कुछ ऐसी होती है, Q अपॉन 4πε0 इंटू, अब क्या बचा, तो 2A एक तो साइड पे लिख लेता हूँ और 2R साइड पे लिख लेता हूँ. तो ये 4RA का ही ये मैंने कॉम्बिनेशन लिख लिया, अपॉन अब नीचे क्या बचा, तो r⁴ बचा, क्योंकि ए स्क्वायर तो नेग्लेक्ट हो चुका है छोटी वैल्यू की वजह से. तो यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, एक कैंसिल यहाँ से, और ऊपर Q2A उसकी जगह पे मैं लिखूंगा P. तो यहाँ पर एक 2 बचा, तो 2P अपॉन 4πε0 इंटू r³ बचा. तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला है ऑन एक्सियल पॉइंट. और ये फॉर्मूला में जो डायरेक्शन होगी वो होगी अलोंग OA, मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन से जो भी डायरेक्शन हमें मिलने वाली थी. तो ओवरऑल लास्ट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मिल रही है. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव जो चार्ज है उससे मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा नज़दीक है. अगर हमने ऊपर देखा था कि पॉजिटिव से मिलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि वो ए से नज़दीक है, राइट. तो जो भी नज़दीक होगा उसके कारण ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा. नाउ पहले हमने एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी, अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे. तो E प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल रहा है वो, तो यहाँ पर E प्लस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन दिस डिस्टेंस, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस. तो वो वाला कितना होगा, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हमारा वो हाइपोटेनियस है. तो अगर ये जो डिस्टेंस है मतलब कि ये वाला R है और ये A है, तो हमारा जो हाइपोटेनियस है वो क्या होगा, r² प्लस ए स्क्वायर रेज टू 1/2. तो यहाँ पर फॉर्मूला में पहले से ही स्क्वायर आता है, इसलिए ये 1/2 हट गया. तो ये हमारा पॉजिटिव, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव चार्ज ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब अकॉर्डिंग टू नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर जो ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है उसकी ये फॉर्मूला है. तो यहाँ पर फिर से वही हाइपोटेनियस फाइंड करना है. तो वो हाइपोटेनियस मतलब r² प्लस ए स्क्वायर, सेम. अब यहाँ पर दोनों से मिलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर कंपोनेंट्स बने, जैसे कि ये हमारा E प्लस है, राइट.
ये हमारा ई माइनस है, ई प्लस आउटसाइड मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, वही होगा। अब ई प्लस उसका कॉस थीटा, कॉस कंपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड हॉरिजॉन्टल, ई माइनस का कॉस कंपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड हॉरिजॉन्टल। तो ई प्लस कॉस थीटा, ई माइनस कॉस थीटा दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है। तो साइन थीटा कहाँ पर मिल रहा है, तो ई प्लस साइन थीटा वो तो अपवर्ड जा रहा है, और ई माइनस साइन थीटा वो तो डाउनवर्ड जा रहा है। दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है और सेम मैग्नीट्यूड वाले। तो साइन थीटा कंपोनेंट कैंसल्ड, नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली कॉस थीटास कंपोनेंट। सो इसीलिए अब हमारा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है वो कॉस थीटा के अकॉर्डिंग मिलेगा। सो दैट्स वाई E इज इक्वल टू ई प्लस प्लस ई माइनस कॉस थीटा। तो E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू ए अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू 1/2। तो ये कैसे हुआ, तो पहले तो E प्लस और E माइनस दोनों का समेशन यही होगा क्योंकि दोनों एक ही वैल्यू के हैं, तो सिर्फ मुझे आगे 2 लगाना है। अब बाकी बचा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा मतलब पास वाली जो डिस्टेंस है वो, पास वाली डिस्टेंस क्या है, ए है, अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये वाली मतलब के आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू 1/2। तो वो हमारा कॉस थीटा होगा। तो इसीलिए कॉस थीटा की जगह पे ये फॉर्मूला रखी, राइट। तो आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू 1 और आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू 1/2। तो 1 प्लस 1/2 उसका जो आंसर मिलेगा वो हमें 3/2 मिलेगा। सो इसीलिए यहाँ पर पावर मिल गया 3/2। सो दैट मीन्स इक्विटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मिलेगा क्योंकि 2 कैंसिल हो गया। तो 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू 3/2, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्विटोरियल पॉइंट वाला, राइट। अब फिर से यहाँ पर P कैसे आया, तो P लाने के लिए यहाँ पर 2QA लाया, राइट। तो यहाँ पर 2QA की वजह से यहाँ पर P आया 4 एज इट इज, और ये 1/2 तो कैंसिल नहीं होगा, ये 1/2 तो पावर है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वो कैंसिल नहीं हो सकता। ये 1/2 और ये 1 दोनों का हमने सम किया और इसीलिए 3/2 आया। सो P तो यहाँ पर उसका जो 2 है वो तो यहाँ पर ही कैंसिल हो गया, वो उसका P है, राइट। नाउ सेम R इज मच ग्रेटर देन A, R ज़्यादा डिस्टेंस में बड़ा है, A छोटा है क्योंकि R की कंपैरिजन में मिड पॉइंट से जो भी चार्ज है उसका डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो बाकी बचा ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला में अब मैं वो वैल्यू लिखूं तो 1/4πε0 P एज इट इज, अब A को नेग्लेक्ट कर देना है, तो बाकी बचेगा आर स्क्वेयर रेज टू 3/2। तो 2 कैंसिल, तो बाकी बचा आर क्यूब, तो इसीलिए ये इक्वेशन हमें लास्ट में मिलती है। सो E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब, राइट। और ये जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कौन सी होगी, तो इट इज एक्टिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल। जो भी डायपोल होगी उसके पैरेलल वो एक्ट करेगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में, और हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो इस डायरेक्शन में है। तो एक तरीके से वो अपोजिट हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल वो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में है क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में है, राइट। तो यहाँ पर अब हम दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था एक्सियल पॉइंट पे और जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था इक्विटोरियल पॉइंट पे, तो दोनों में सिर्फ एक ही चेंज है, एक्सियल पॉइंट में हमें 2 ज़्यादा मिलता है और इक्विटोरियल पॉइंट पे हमें 2 नहीं मिल रहा है। सो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर
कि एक्सियल पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाले से डबल हो जाएगा. सो ई ए इज इक्वल टू 2 इंटू ई ई, इक्वेटोरियल पॉइंट. नाउ फ्लक्स. तो पहले तो फ्लक्स क्या है कि जो भी हमारे पास प्लेन है, जो भी मटेरियल है, उसमें से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पास थ्रू हो रहे हैं, ये हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है. तो इसको अगर इक्वेशन में सम अप करें तो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस ई डी एस, मीन्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सिंपल, जो भी उसकी सरफेस है, जो भी हमारा मटेरियल है, उसका पूरा सरफेस ले लेना है. सो फाई ई, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉस थीटा. सो फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, क्योंकि जो डी एस है उसका ही इंटीग्रेशन होगा, ई तो कांस्टेंट है. तो ऑल ओवर द सरफेस उसकी जो लेंथ होगी, राइट, उसकी जो एरिया होगी वो अंदर इंक्लूड होगा. तो इंटीग्रेशन डी एस मतलब कि एरिया ऑफ दैट सरफेस. सो ई एस कॉस थीटा, theta is the angle between now E and S. Simple. So theta, when theta is equal to 0, phi E is equal to ES and that is maximum. क्योंकि cos theta, cos 0 क्या होगा, 1 होगा. cos 0 मैक्सिमम मिलता है, और यहाँ पर cos 90 वो मिलेगा 0. So cos 90 is equal to 0, that's why it is minimum. So maximum मिलेगा जब cos 0 है, तो तब फाई ई इज इक्वल टू ई एस मिलेगा, टोटली मैक्सिमम, और फाई ई 0 मिलेगा 90 डिग्री पे. नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टोटल एरिया ई इंटू एस, राइट. अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसका जो यूनिट है वो है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम. न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम. दूसरा यूनिट है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दैट इज वोल्ट इंटू मीटर. उसकी दूसरी फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है ये. नाउ गॉस थियरम. गॉस थियरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ही बेस्ड है. तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस. मतलब कि फाई ई प्रोपोर्शनल टू ई. यहाँ पर फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और क्यू है उस जो भी सरफेस हमने ली है उसके अंदर जो भी चार्ज एनक्लोज हुआ है वो है क्यू. तो प्रोपोर्शनलिटी अगर हटा दें तो यहाँ पर एक एप्सिलॉन 0 आएगा जो कि कांस्टेंट है. इट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक दूसरी फॉर्मूला हो गई, राइट. पहली फॉर्मूला हमने देखी थी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस, एंड इंटीग्रेशन इज ऑल ओवर द सरफेस, एंड उसका जो सिंप्लीफिकेशन आया था वो था ई इंटू एस. तो हम लोग तीसरी फॉर्मूला लिख सकते हैं कि ई इंटू एस इज इक्वल टू, ये फाई है, उसको फाई भी लिख सकते हैं. तो फाई फाई कंपेयर करें तो ई एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 भी लिख सकते हैं. तो सब में हमें ये फॉर्मूलाज बहुत ही यूज़ होगी, क्योंकि कभी कभी वैल्यूज़ देते हैं ये फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग. Now importance help us to calculate the electric field due to a charge body. अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे अलग अलग शेप्स के कंडक्टर्स के वजह से. तो पहले तो हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ है L. P फील्ड पॉइंट एट डिस्टेंस R, जैसे कि यहाँ पर उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और E इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू दी वायर, राइट. तो ये सभी टर्म्स है. Radius, here radius of this wire is R. So now electric flux over the Gaussian surface, ये पूरी जो सरफेस है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो फाइंड करेंगे. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर सिलिंड्रिकल सरफेस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर टू एंड फेसेस. जैसे कि ये सिलिंड्रिकल सरफेस है, उसका जो मिड पोर्शन है वो, और लास्ट में जो टू एंड्स की बात हुई है वो ये वाली फर्स्ट एंड एंड दिस वन इज सेकेंड एंड.
ओके, सो अब हम लोग फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, इसमें एरिया वेक्टर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, मतलब कि एरिया वेक्टर कहाँ पर होगा, तो जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। तो एज अ परपेंडिकुलर अगर देखें तो मिड पॉइंट पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, राइट। सो ऑल आर इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला अगर लगाएं, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो जीरो, तो बाकी बचेगा सिर्फ ई एस। सो फाई इज इक्वल टू ई एस, राइट। और एस, एस मतलब कि सरफेस एरिया, तो वो जो मिड पोर्शन है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, एक तो वो सिलिंड्रिकल है भी है और लेंथ में भी है, तो उसका सरफेस एरिया होगा 2πr l। तो यहाँ पर इसी वजह से पहली जो हमें फ्लक्स मिल रही है वो है E इंटू 2πr l, मिड पोर्शन की वजह से मिलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ सेकेंड, सेकेंड मतलब कि ये वाला फेस, तो आप देखोगे कि उसका जो एरिया वेक्टर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि साइड के नॉर्मल, नॉर्मल मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट हैंड साइड डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल 90, cos 90 मीन जीरो। सिमिलरली यहाँ पर ये एंड की वजह से जो भी एरिया वेक्टर है वो डाउन साइड मिलेगा, मतलब कि वो प्लेन के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट हैंड साइड डायरेक्शन और वो डाउन साइड डायरेक्शन, एंगल 90 डिग्री, cos 90 अगेन जीरो। तो एंड की वजह से कोई फ्लक्स मिलने वाला नहीं है, सिर्फ फ्लक्स जो मिड पोर्शन है उसी की वजह से मिलेगा, और वो फ्लक्स की वैल्यू है फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2πr l। अब हमने पहले भी एक फॉर्मूला देखी थी जिसमें फाई की दूसरी फॉर्मूला थी Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, राइट। तो Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो मतलब कि टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दिस सिलेंडर इज फॉर एग्जांपल। Q की वैल्यू, तो Q की फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, एक लैम्बडा की फॉर्मूला आती थी चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लैम्बडा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो Q को अगर मैं सब्जेक्ट करूँ तो L यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्बडा इंटू एल। सो Q की जगह पे अब मैं लिखूंगा लैम्बडा इंटू एल। तो ये हमारी फाई ई की दूसरी फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब ये जो है फाई है और ये जो है वो ई इंटू 2πr l है, दोनों को कंपेयर करो, ये वाली और ये वाली, क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड फाई ई है। तो बाय कंपैरिजन वी विल गेट दिस एट लास्ट, ई इंटू 2πr l इज इक्वल टू लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो मैं यहाँ पर एल एल कैंसिल कर सकता हूँ, राइट। और ई को अगर सब्जेक्ट बनाओ तो ये 2πr नीचे चला जाएगा राइट हैंड साइड। तो अब हमारी फॉर्मूला हो गई E इज इक्वल टू 1/2π/0 लैम्बडा बाई आर, यहाँ पर होगा लैम्बडा बाई आर। तो हियर इट इज नॉट यूनिफॉर्म सिंस इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा ही नहीं, ये वो यूनिफॉर्म हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, जैसे आर इंक्रीज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, राइट। सो ये जो ग्राफ है वो ग्राफ हमने बेसिकली इनसाइड के लिए ड्रॉ किया। ये जो सारी चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की हमने ड्यू टू सिलिंड्रिकल वायर, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, अब प्लेन शीट लेंगे, पहले हमने लीनियर लिया था, तो अब हमें एरिया चार्ज डेंसिटी का सामना करना पड़ेगा, राइट। तो अब हमारे पास फिर से वायर है और हमने बीच में एक प्लेन लिया है, तो जो प्लेन है वो इंटरसेक्शनली उस वायर को कट कर रहा है, जैसे कि मिड पॉइंट पे हमने रख दिया उस प्लेन को। अब हमें बेसिकली यहाँ पर क्या करना है कि P और P डैश पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड करना है, P और P डैश पे। सो दिस वन इज P और दिस वन इज P डैश, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट होंगे क्योंकि ये प्लेन हमने रखा है बीच में और उस पे चार्जेस है, तो उसके कारण
जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों के ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ सिलिंड्रिकल सरफेस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द टू एंड फेसेस। तो एक तो सिलिंड्रिकल सरफेस मतलब कि ये मिड पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों एंड्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना हमें फाइंड करना है यहाँ पर। फिर से दोनों मिड पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों एंड्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग गॉसियन मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो मिड पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दोनों एंड्स पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर सिलिंड्रिकल सरफेस, मतलब कि कौन सा, तो ये वाला सिलिंड्रिकल सरफेस बोलेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द टू एंड फेसेस, मतलब कि ये वाले फेसेस, राइट। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द गॉसियन सरफेस फाई ई इज इक्वल टू, सिलिंड्रिकल सरफेस की वजह से जो हमें फ्लक्स मिलेगा वो, तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, मतलब कि आइदर लेफ्ट और राइट, दिस वन और दिस वन। बट एरिया जो वेक्टर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का जो डायरेक्शन है वो तो 90 डिग्री हो गया। तो ये पूरे जितना भी ये मिड पोर्शन है उससे हमें कोई फ्लक्स मिलने वाला नहीं है इस बार। तो वो ज़ीरो हो गया क्योंकि कॉस 90 ज़ीरो, सो इट इज़ ज़ीरो। अब एंड्स की बात करते हैं। तो पहला अगर एंड ले तो यहाँ पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, और इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी उसी डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक मतलब कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में, सो दैट्स वाई कॉस जीरो की वैल्यू 1 होगी। तो इसीलिए ई डी एस मिल रहा है। और यहाँ पर भी सेम, एरिया वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन, कॉस जीरो 1, सो वहाँ पर भी ई डी एस मिलेगा। सो 2 टाइम्स ई डी एस, राइट। सो टोटल चार्ज एंक्लोज बाय गॉसियन सरफेस, तो टोटल चार्ज कितना है, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा डी एस, वो हमें एक इक्वेशन पड़ी थी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन एरिया। तो यहाँ पर जो एरिया है वो डी एस है, तो इसीलिए वहाँ पर डी एस होगा, Q को सब्जेक्ट बनाया है। तो फाई ई ये हमारा मिल रहा है 2 ई डी एस, और ये सिग्मा डी एस कहाँ से आया, तो ये आया एक फॉर्मूला से। जो फॉर्मूला है, पहली तो फाई ई हमारे पास है, बट दूसरी फाई ई इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला है क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। अब क्यू मतलब सिग्मा डी एस, तो यहाँ पर लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। अब ये जो भी फाई ई है और ये फाई, दोनों को कंपेयर करें राइट हैंड साइड, तो 2 EDS इज इक्वल टू सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, ये फॉर्मूला मिलेगी। डी एस गेट्स कैंसल्ड आउट, सो वी आर लेफ्ट विथ ई इज इक्वल टू, ये 2 नीचे चला जाएगा, सो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ज़ीरो। तो ये हमारी मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला मिली वो डिस्टेंस के एकदम इंडिपेंडेंट है। जो लीनियर से मिल रही थी वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट थी, बट यहाँ पर पूरा इंडिपेंडेंट है। तो जब कभी भी सिग्मा ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब कि हमारा जो चार्ज है वो पॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली आउटवर्ड होगी। जब चार्ज नेगेटिव होगा तो सिग्मा भी लेस देन जीरो होगा, तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स दी शीट होगी, इनवर्ड होगी, राइट। नाउ मान लो कि हमने दो पैरेलल प्लेट रखे, राइट। दो पैरेलल प्लेट में हमने अलग अलग रीजन बनाए, जैसे कि ये फर्स्ट रीजन है आई, सेकेंड 2, एंड ये थर्ड वाला। अब अलग अलग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग, हमने जो लास्ट इक्वेशन पढ़ी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ज़ीरो, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक तो दो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 सिग्मा 2,
क्योंकि दोनों अलग अलग प्लेन है तो दोनों पे अलग अलग चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1, तो उसकी फॉर्मूला होगी E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1, क्योंकि E1 पहले जो प्लेन है, पहला प्लेन है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 वो उसकी फॉर्मूला है। और P1 पॉइंट पे ही सिग्मा 2 मतलब कि इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है उसकी फॉर्मूला मतलब सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। हमारे पास दोनों ही प्लेन है, उसमें जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है दोनों ही पॉजिटिव है। तो दोनों की पॉजिटिव वैल्यू की वजह से P1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो लेफ्ट हैंड साइड ही मिलेगी दोनों की वजह से, तो इसीलिए यहाँ पर समेशन है। सिमिलरली P2, तो अब तो क्या होगा, फर्स्ट के कारण राइट हैंड साइड और सेकंड के कारण लेफ्ट हैंड साइड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से अपोजिट हो गए P2 रीजन में। तो P2 रीजन में दोनों एक दूसरे से अपोजिट, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। इक्वेशन एज इट इज रहेगी सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला। अब थर्ड रीजन में वही सेम चीज़ जैसे फर्स्ट रीजन में हुआ था। थर्ड रीजन में क्या होगा, तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड शीट की वजह से उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की सेम डायरेक्शन, इसीलिए यहाँ पर समेशन करेंगे। सो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये बात थी जब दोनों एक दूसरे से मतलब दोनों ही प्लेन जो है उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों भी पॉजिटिव है। अब बात करेंगे कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो फिर क्या चेंजेस होगा। तो मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि तुरंत ही P1 पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो अपोजिट हो जाएगा। एक लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में मिलेगा, मतलब कि इसके कारण लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में मिलेगा और इसके कारण राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, क्योंकि वो नेगेटिव है। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इनवर्ड, सो E1 जीरो मिल जाएगा। वैसे ही E3 भी जीरो मिल जाएगा, क्योंकि सिग्मा से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा राइट हैंड साइड डायरेक्शन और सिग्मा 2 से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में। कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, जीरो मिलेगा अगेन। तो अब बाकी बचा मिड पोर्शन पे, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, नेगेटिव में अगेन राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, क्योंकि वो तो इनवर्ड होगा। तो दोनों का यहाँ पर सम होगा, तो दोनों का अगर यहाँ पर हम लोग सम करते हैं तो आंसर क्या होगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि दोनों का सम हुआ है, दोनों ही सिग्मा वैल्यूज के हैं, तो 2 गेट्स कैंसल आउट, सो दैट्स व्हाई वी आर लेफ्ट विथ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इसीलिए सेकेंड रीजन में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचती है वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। सो अब हमने शेल लिया ध्यान में, तो हमारे पास एक आर रेडियस वाला शेल है, राइट। उस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। फील्ड पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम O और इलेक्ट्रिक फील्ड E एट P पॉइंट। तो अब पहले तो हम लोग जो भी गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग जो भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं वो r ग्रेटर देन r वैल्यू के लिए, मतलब कि हम लोग जो भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो पॉइंट हमारे शेल के बाहर है। तो सिंपल, तब क्या करेंगे, तो फाई इंटू ई इज इक्वल टू ई इंटू 4πr², गॉसियन सरफेस लिया। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली ऐसी है, यहाँ पर जो कैपिटल ई है ना वो सबस्क्रिप्ट में है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। सो फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, सिंपल फॉर्मूला, और ई इंटू यहाँ पर शेल है, तो शेल का सरफेस एरिया वो है 4πr², राइट। तो वो फाई हो गया। अब क्यू मतलब क्या, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए होता है,
सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया। सो ए मतलब 4πr², तो यहाँ पर 4πr² लिखेंगे, राइट। यहाँ पर जो आर है, अब वो आर हमने रेडियस आर लिया है क्योंकि शेल का रेडियस लेना है, तो यहाँ पर कैपिटल आर लिख लेंगे, शेल का रेडियस स्क्वायर। तो अब गॉसियन थियरम अगर यूज करेंगे, गॉसियन थियरम क्या है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ऊपर फाई फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, और फाई की दूसरी फॉर्मूला है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू ई इंटू ए, राइट। तो यहाँ पर ई इंटू ए की जगह पे 4πr² ये लिखेंगे, और क्यू की जगह पर हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा 4πr², तो सिग्मा इंटू 4πr² और लेफ्ट हैंड साइड ई इंटू 4πr², तो 4π कैंसल्ड आउट, सो वी आर लेफ्ट विथ ई इज इक्वल टू r² सिग्मा अपॉन r² इंटू एप्सिलॉन 0। तो ये जो फॉर्मूला है वो शेल के आउटसाइड मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला है। अब जो भी फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने वाले हैं वो r इज इक्वल टू आर पे, मतलब कि जो भी शेल है उसके सरफेस पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो तो हमने फाइंड किया था, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, राइट। हियर अब ओके, एक मिस्टेक हो गई मुझसे, हमने ये जो फाइंड किया है वो आउटसाइड के लिए, राइट। अब हम जो फाइंड कर रहे हैं वो इनसाइड पॉइंट के लिए, आर लेस देन आर, तो इनसाइड पॉइंट, तो इनसाइड पॉइंट में इज इक्वल टू 0 मिलेगा, क्योंकि शेल के अंदर कभी भी कोई चार्ज रहने वाला नहीं है, तो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस अगर आप देखते हो, अगर मेरे पास ये एक शेल है तो उस पर जो चार्जेस होंगे वो बाहर होंगे, उसके सरफेस के बाहर, और हम लोग जो गॉसियन सरफेस एज्यूम करने वाले वो एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर होगा, तो गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई भी चार्ज इंक्लूड ही नहीं होगा, तो इसीलिए वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो शेल के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब उसी का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, तो यहाँ पर जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें आउटसाइड जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि यहाँ पर है, तो वो डायरेक्टली ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाता है, यहाँ पर भी ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाता है, बट इनसाइड के लिए वो क्या होगा, ई इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये शेल है, तो वो तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर 0 हो जाता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस, तो ड्यूरिंग थंडर accompanied with lightning the safest place inside a car, क्योंकि जो भी शेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब जब कभी भी आप कार में हो और बाहर लाइटनिंग हो रही है, तो कार के अंदर रहना बहुत ही सेफ होगा, क्योंकि कार के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा, कोई चार्ज मिलने वाला नहीं है, तो सबसे सेफेस्ट प्लेस कार के अंदर होगी या फिर बस के अंदर। तो जब कभी भी लाइटनिंग हो रही है और आप कार से ड्राइव कर रहे हो, तो आपको सारी खिड़कियां बंद कर देनी चाहिए, कि जिससे कोई भी चार्ज, कोई भी लाइटनिंग अंदर ना आ जाए। फेरेडेज केज प्रोटेक्ट सर्टेन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलेंगे फेरेडेज केज, राइट, जो भी कार हम बंद रखेंगे उसको। So electrostatic shielding provided with earth metal sheet, yes, how, see here, बाहर का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर हमने अर्थ किया हुआ है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो 0 होगा, क्योंकि वहाँ पर तो चार्ज ही नहीं होगा। नाउ नॉन कंडक्टिंग शेल ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज, तो R ग्रेटर देन R, तो आउटसाइड सरफेस के लिए, तो वहाँ पर फॉर्मूला सिंपल है, ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, कहाँ से आई, तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, और फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो बाहर का ही है, तो डायरेक्ट वही सरफेस एरिया लेना है 4πr², तो वहाँ पर सिंपल फॉर्मूला होगी इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन क्यू अपॉन r², तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 होगा, जब कभी हमें जो चार्ज लिया है वो अगर एयर एटमॉस्फेयर है तो 4π एप्सिलॉन 0, राइट।
अगर r इज इक्वल टू आर है, मतलब कि सरफेस पे ही हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो वहां पर कैपिटल आर लिखना है, सरफेस का डिस्टेंस, तो रेडियस ही हुआ वो। अब अगर r लेस देन आर है, मतलब कि अंदर की तरफ अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो अंदर की तरफ तो पहले तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि स्फीयर है अभी, तो स्फीयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा स्फीयर का, और यहाँ पर उसका चार्ज आ जाएगा कि कितने स्फीयर में, जैसे कि मान लो कि ये हमारा पूरा स्फीयर है और हम फाइंड कर रहे हैं इस पॉइंट के लिए, तो वहां पर एक स्फीयर बना देना है, और उस पे जो चार्ज है वो है हमारा क्यू डैश, तो इसका चार्ज है क्यू डैश, और उसका जो वॉल्यूम है वो है 4/3 πr क्यू। टोटल टोटल स्फीयर का जो भी चार्ज डेंसिटी है वो है क्यू अपॉन 4/3 πr क्यूब, दोनों ही सेम होंगे। तो क्यू डैश को अगर सब्जेक्ट बनाए तो ये फॉर्मूला मिलेगी 4/3 कैंसल, पाई पाई गेट कैंसल, so we are left with this equation. Now again same अप्लाई करेंगे गॉसियन सरफेस, तो E इंटू 4πr² और टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0, तो ये पूरी फॉर्मूला को यहाँ पर रख देते हैं, तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू R अपॉन कैपिटल R रेज टू 3। अब यहाँ पर एक तो r³ है और यहाँ पर r² है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जैसे कि ये कैंसिल हो गया और ये पूरा कैंसिल हो गया, तो सिर्फ r बचा, तो इसीलिए E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r³ इंटू स्मॉल r, तो इसको लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू r, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, राइट। तो अगर उसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए, तो यहाँ पर जो आउटसाइड है वो ग्राफ ये वाला, इनसाइड है वो ये वाला, फिर से इनसाइड ये वाला और आउटसाइड ये वाला, तो ये वाला पूरा स्फीयर ही है। आप अगर देखोगे तो ये आउटसाइड वाला हो गया और ये इनसाइड वाला हो गया, राइट। एट द सेंटर ऑफ दिस शेल r इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 0, क्योंकि सेंटर पे कोई चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। नाउ कैलकुलेट इलेक्ट्रिक E फ्लक्स फ्रॉम IC चार्ज, तो फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ओके, ये फॉर्मूला है हमारी। IC एक्चुअली 1 कूलम चार्ज है, तो 1 कूलम चार्ज का फ्लक्स फाइंड करना है, तो सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है, राइट, एंड दैट फॉर्मूला इज फाई इज इक्वल टू, वो है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब Q की जगह 1 कूलम रख दो, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पता ही है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है, रिमेंबर दिस वन। तो उसकी फॉर्मूला अब हमें मिलेगी उसकी वैल्यू जो हमें मिलेगी 1.13 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ 1 कूलम चार्ज का। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? इट इज स्केलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही स्केलर रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको देगा। तो potential difference between 2 points is an electric field is the work done in bringing unit positive charge from one point to another, right? तो अब यहाँ से हम लोग इसको सेकेंड चैप्टर में देखेंगे, right? तो here first chapter is completed.